हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, बाल विकास के तोड़ू फैक्ट्स पार्ट 2 पर हम डिस्कशन करने के लिए मौजूद हो चुके हैं। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसके पहले की जो वीडियो है उसको आप यहाँ पर आई बटन में देख सकते हैं। एंड स्क्रीन सेक्शन में भी वीडियो अपडेटेड रहेगा और साथ ही साथ आपको बाल विकास समग्र अध्ययन की जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले थे। तो अगर यहाँ पर बात करें तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्य। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वंशानुक्रम को लेते हैं। देखिए, वंशानुक्रम क्या है? आनुवांशिक वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से स्थानांतरण वंशानुगत कहलाता है। देखिए, जो आनुवांशिक गुण हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या है? वंशानुक्रम है। जैसे आपके जो लक्षण हैं आपके बच्चों में जाएंगे, आपके बच्चों के जो लक्षण हैं वो उनके बच्चों में जाएंगे, मे भी जो आपके लक्षण हैं वो आपके पोते में भी चले जाएं। तो यही क्या है? वंशानुक्रम है। इसके द्वारा बालकों में शारीरिक और मानसिक, सामाजिक और अन्य गुण स्थानांतरित होते हैं। यानी कि बालक को अपने माता पिता से जो भी गुण प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम के माध्यम से प्राप्त होते हैं। अगर किसी का पिता बहुत ही दानशील प्रवृत्ति का है तो उसका हो सकता है बेटा भी दानशील प्रवृत्ति का रहे। किसी का अगर बाप क्या है, बिगड़ैल किस्म का है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका बेटा भी बिगड़ैल निकले। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल भी होती हैं, मेंटल भी होती हैं, सोशल भी होती हैं, वो ट्रांसफ़र होती हैं। तो यही क्या है? हेरिडिटरी है या वंशानुक्रम है। तो चलिए दोस्तों, बाल विकास में वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है। देखिए, हम देखते हैं कि वंशानुक्रम में भिन्नता का नियम को प्रत्यागमन का नियम भी कहते हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम में भिन्नता का नियम क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। देखिए, यदि माता पिता लंबे होंगे तो उनकी संतान भी लंबी होती है, लेकिन प्रत्यागमन के सिद्धांत के अनुसार लंबे माता पिता की संतानें छोटी भी होती हैं। ऐसा कई बार देखने के लिए मिलता है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होंगे। चलिए दोस्तों, प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन क्या है उसको हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्यागमन का अर्थ है उल्टा। जैसे लंबे माता पिता की संतान का छोटा हो जाना ही प्रत्यागमन है या प्रत्यावर्तन है। सीटेट में क्या होता है कि प्रत्यागमन को ही पूछ लिया जाता है कि प्रत्यागमन क्या है। तो आप लोग बताएं कि जब कोई चीज़ एक पटरी से ना होके उससे उलट हो जाती है तो प्रत्यागमन या प्रत्यावर्तन कहलाती है। अब बाल विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर हम इन्वायरमेंट को लेंगे, वातावरण को लेंगे। देखिए, वातावरण भी बाल विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसा कि हमको पता है कि वातावरण का प्रभाव जंतुओं पर ज़्यादा पड़ता है। जैसे अच्छे वातावरण में रहने वाले बालक अच्छी बात सीखते हैं, जबकि खराब वातावरण में रहने वाले बालक खराब बात सीखते हैं। इसी के साथ साथ शारीरिक विकास पर भी, यानी कि बालक के रंग, रूप, लिंग आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम देखते हैं, जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग काले होते हैं और जहाँ पर ठंडी पड़ती है वहाँ के लोग गोरे होते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर जो वातावरण है वो ठंडा है, वहाँ की जलवायु क्लाइमेट जो है वो ठंडी है, तो वहाँ के लोग क्या हैं? गोरे होंगे। लेकिन आप नीचे चले आए, साउथ इंडियन की बात कर लें, कर्नाटका, केरल, इस तरह में क्या होंगे? लोग वहाँ के काले होंगे, क्योंकि वहाँ के जो वातावरण है वो गर्म है, जलवायु क्या है? गर्म है। तो वातावरण के कारण ही बालक के मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति का भी विकास होगा। देखिए, डाउन ट्रोडन जो फैमिली है या जो गंदी बस्तियां, मलिन बस्तियां हैं, वहाँ पे चांसेस कम रहते हैं कि बच्चे का उतना मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एडवांस फैमिली हैं, जहाँ पे ग्रीन वैली, शिखर वैली, इस तरह की तमाम वैलियाँ हैं, तो वहाँ के बच्चे अच्छा डेवलप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में
स्वास्थ्य एक प्रमुख कारक है। जो बालक स्वस्थ होगा उसका विकास तीव्र गति से होगा और उसका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, मौलिक विकास, उसका हर तरीके से विकास अच्छा होगा। देखिए, कहा भी गया है, अरस्तू साहब ने कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब आपका शरीर ही मतलब रोगिल है, आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन है, पेचिस ज़्यादा जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क कहाँ अच्छे से विकास कर पाएगा। तो फिजिकली फिट रहना बहुत आवश्यक है। इसीलिए बच्चा अगर बार बार लैट्रिन जाता है तो उसका कहाँ से, पूरा दिमाग तो उसका जो है संडास में रहेगा, तो उसका विकास कहाँ से हो पाएगा। तो यही चीज़ें दोस्तों होती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा और स्वास्थ्य का बाल विकास में बहुत ही पॉजिटिव इन नेचर प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब लिंग की बात करें। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में लिंग भी है। बालक तथा बालिकाओं का विकास अलग अलग प्रकार से होता है। विकास में लिंग का प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, बालकों और बालिकाओं में अलग प्रकार का एक विकास का पैटर्न देखा जाता है। किसी पैटर्न पे लड़कियां जल्दी ग्रो कर जाती हैं, किसी पैटर्न पर कुछ एक क्षेत्र में लड़कियां जल्दी विकास करेंगी और लड़के कम विकास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बुद्धि की बात कर लें, इंटेलिजेंस की। देखिए, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक एक बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही मापन किया जाता है। बुद्धि के द्वारा ही बालक समायोजन, निर्णय, नैतिक बातों का निर्धारण होगा और यह निर्धारण किया जाता है कि कौन बालक कितना बुद्धिमान है। जिन बालकों की बुद्धि जितनी अच्छी होती है, हम यह आकलन करते हैं कि वह बालक उतना ही अच्छा मानसिक रूप से सुदृढ़ होगा। बालक अपने परिवार, समाज को अपने से समायोजित करता है और उसका प्रभाव उस पर पड़ता है और वह सीखता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस फैक्टर बहुत ही प्रभावी रहता है। पौष्टिक भोजन, देखिए, खेल और व्यायाम, भयंकर चोट व रोग, आर्थिक स्थिति, जन्म क्रम, प्रजातियाँ, ये सभी भी बाल विकास को प्रभावित करते हैं। किसी को बढ़िया पौष्टिक भोजन मिल रहा है, उसको पनीर भी मिल रही है, कोफ्ता भी मिल रहा है, और इसके बाद उसको बादाम भी मिल रहा है, अखरोट भी मिल रहा है, नारियल भी मिल रहा है, नारियल पानी मतलब, और उसको सूखी गरी भी मिल रही है, और किसी को बरसीने बरसीन मिल रही है, उसको बहुत अच्छा पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, तो उसका विकास उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। स्पोर्ट, जो खेल और व्यायाम की गतिविधियां हैं, वो भी बाल विकास को प्रभावित करें। अब किसी को भयंकर चोट लग गई, बहुत ज़्यादा चोट आ गई और लुंज हो गया कोई शरीर का अंग, तो कहाँ विकास हो पाएगा। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन उसकी अगर बेहतर है तो अच्छा विकास होगा बच्चे का। अगर फाइनेंशियल कंडीशन जो है ख़राब है फैमिली की, तो बच्चे का उतना हिसाब से विकास नहीं होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों हो जाती हैं। अब ये बाल विकास के बारे में हमने बहुत ज़्यादा चर्चा कर ली। अब हम अधिगम पर चलते हैं। अधिगम क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। देखिए, यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे गेट, गार्डन, सूखा कौआ, बर्फी, डॉक्टर स्किन और हिलाना राजा। तो यहाँ पर ऐसे जैसे गेट, गेट्स, गार्डन, गार्डनर, सूखा, उडवर्थ, उड मतलब लकड़ी, लकड़ी होती है सूखी, तो उडवर्थ, क्रो, क्रो मतलब कौआ, बर्फी मतलब गिलफोर्ड, ठीक है, डॉक्टर स्किन तो स्किनर, हिलाना तो हिलगार्ड हो गया, और राजा तो किंग्सले, किंग माने राजा। तो चलिए यहाँ पर गेट्स की डिफिनीशन देखते हैं। अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। ये किसका कथन है, गेट्स का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। अब एकदम ये एग्जाम वाला काम शुरू हो गया, यूपी टेट के पैटर्न क्वेश्चन है यहाँ से। गार्डनर का क्या कथन है, प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाता है तो अधिगम कहलाता है। प्रत्येक आदमी वातावरण के साथ अनुकूलन बैठाता है, अपने आप को उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करता है, एडॉप्टेशन प्रक्रिया को अपनाता है, तो यही क्या है, अधिगम है। देखिए, वुडवर्थ क्या कहते हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, सीखना है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रिया से व्यवहार में सीखेंगे आप, परिवर्तन लाएंगे, तो वो सीखना कहलाएगा। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, ज्ञान, अभिवृत्ति तथा आदतों का अर्जन ही अधिगम है। सीखना, आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, सीखना क्या है, आदत, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ जो हैं
उनका अर्जन है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं, व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। 100% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये गिलफोर्ड का कथन बहुत इंपॉर्टेंट और स्किनर का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त, रट लो, रट्टा मार लो। गिलफोर्ड ने क्या कहा, व्यवहार के द्वारा व्यवहार, व्यवहार स्क्वायर क्या है, गिलफोर्ड है। स्किनर क्या है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, स्किनर कहते हैं। हिलगार्ड क्या कहते हैं, पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, हिलगार्ड का कथन है। सीखने की प्रक्रिया पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन कहलाती है। ठीक है। किंग्सले क्या कहते हैं, राजा वाले, अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन करने की को अधिगम कहते हैं। ठीक है दोस्त, ये किंग्सले का है। अब अधिगम के प्रमुख सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 100% यहाँ से आएगा, रट्टा मार लो दोस्त। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या सार थ्योरी किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि ये सीआर थ्योरी कितने दिया है, इवान पी पावलाव ने। एसआर थ्योरी किसकी है, थॉर्नडाइक की है। एसआर किसकी है, थॉर्नडाइक की। सीआर किसकी है, पावलाव की। किसकी है, पावलाव की। अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पांस तो उद्दीपन अनुक्रिया हो गया। अब यहाँ पर क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसने दिया है, कोहलर वर्दीमर कोफ्का ने। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कोहलर वर्दीमर कोफ्का। क्रिया प्रसूति अनुबंधन ये स्किनर का है। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, पावलाव का। उद्दीपन अनुक्रिया थॉर्नडाइक का है। अब थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत हम देख लेते हैं। देखिए 1913 में प्रकाशित अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे थॉर्नडाइक का संबंधनवाद का सिद्धांत या संबंधनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। स्टिमुलस रिस्पांस, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। ठीक है। और इसके बाद सीखने का संबंध सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये सब क्या है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के नाम हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपक उपस्थित होता है तो वह प्राणी उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है। परिणाम स्वरूप संतोषजनक प्राप्त होने पर, परिणाम अगर संतोषजनक उसे मिलते हैं तो वह अनुक्रिया उस उद्दीपक के साथ जुड़ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जब उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य संबंधों को जान लेता है तो उसे सीखना कहते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, एक प्रयोग किया था बिल्ली पर। उस पर प्रयोग के बाद ही आपकी यह थ्योरी दी थी, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो चलिए थॉर्नडाइक की थ्योरी डिस्कस हो गई। अब पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, पावलाव 1904। देखिए CS स्वाभाविक उत्तेजक भोजन है, CR स्वाभाविक अनुक्रिया है। देखिए CS स्वाभाविक उत्तेजक प्लस UCS अस्वाभाविक उत्तेजक बराबर स्वाभाविक क्रिया। CS अस्वाभाविक उत्तेजक बराबर UCR मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया। देखिए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री इवान पी पावलाव ने किया। ये नोबेल पुरस्कार के विजेता भी रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी के समक्ष जब कोई स्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत होता है तो वह प्राणी उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। यदि इस स्वाभाविक उत्तेजक के साथ साथ अस्वाभाविक उत्तेजक प्राणी के समक्ष बार बार रखा जाए तब भी वह प्राणी स्वाभाविक क्रिया करता है। अगर प्राणी के समक्ष अस्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत किया जाए तब भी वह स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अर्थात इस सिद्धांत का प्रयोग हम बच्चों में अच्छी आदत व अच्छे स्वभाव के विकास को करने के लिए कर सकते हैं। पावलाव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर किया था, लार टपकाने वाला प्रोसीजर। ठीक है। बिल्ली
बार बार जो शिक्षा खोलने बंद करने वाली, ठीक है। तो बिल्ली वाला प्रयोग थॉर्नडाइक पर, ये बहुत बार क्वेश्चन भी है कि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया, बिल्ली पर किया, और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर किया। बस इतना कुत्ता बिल्ली याद रख लो यार, इतना पूछा जाता है यूपी टेट, सी टेट या स्टेट में। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत क्या है, कोहलर वर्दीमर कोफका हैं इस संप्रदाय के जनक हैं। वर्दीमर प्रवर्तक हैं, कोहलर प्रयोग करता है और कोफका सहयोग करता है। ये तीनों गेस्टाल्टवादी कहलाए हैं। ये तीनों जो सिद्धांत दिए उसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत दिए। कोहलर ने सुल्तान नामक चैंपैंजी पर प्रयोग किया है। कोहलर वर्दीमर कोफका ने जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, ये सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया है, ठीक है। गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समग्राकृति अथवा सम्यक पूर्वाकार होता है। इसको ना समझो कोई मतलब नहीं। गेस्टाल्ट सिद्धांत का नाम क्या है, समग्रकार सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत। देखिए, गेस्टाल्टवाद के अनुसार कोई भी व्यक्ति समस्या के समग्राकार को देखता है और उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके सीखता है या अधिगम करता है। गेस्टाल्टवादियों ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी पर प्रयोग करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्रयोग नंबर 1 क्या है, कोहलर ने अपने प्रथम प्रयोग सुल्तान नामक मनमानुष पर किया था। उन्होंने उसको एक कमरे की छत पर एक केला लटका दिया था और उसके साथ उस कमरे में 4 बॉक्स रख दिए थे। कमरा बंद कर दिया गया था। वनमानुष उस केले को प्राप्त करने के लिए पहले एक बॉक्स को रखकर चढ़ता है, जब नहीं लग पाता है, उसको नहीं पा पाता है, तो केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, किंतु फिर तीसरे बॉक्स और अंत में चौथे बॉक्स को रखकर सभी बॉक्स के ऊपर चढ़कर केले को पा लेता है। तो मतलब यहाँ पर सूझ का सिद्धांत, उसको सूझ आई कि यार ऐसे करने पे ऐसा होता है, ऐसे करने पे ऐसा हुआ, अब ऐसे करने पे बिल्कुल हो गया। तो यही सूझ का सिद्धांत है। दूसरा प्रयोग क्या किया कि इस प्रयोग में कोहलर ने वनमानुष को एक पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर केला रख दिया। वनमानुष को 2 छड़ी दे दी, जिसमें एक छड़ी छोटी और एक छड़ी बड़ी है। वनमानुष पहले छोटी छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है, फिर बड़ी छड़ी से केले को प्राप्त करने की कोशिश करता है। जब वह दोनों छड़ी से केले प्राप्त नहीं कर पाता है तो अंत में दोनों छड़ी को आपस में जोड़ कर केले को प्राप्त कर लेता है। सिचुएशन उसके पास अलग अलग बन रही है, उन सिचुएशन के अनुसार अपना दिमाग लगा रहा है और काम कर ले जा रहा है। तो ये सूझ का सिद्धांत है। निष्कर्ष क्या है कि दोनों प्रयोग के माध्यम से यह बतलाया गया कि वनमानुष केले को प्राप्त करने के लिए अपने सूझ का प्रयोग करता है। सूझ के कारण ही उसे सूझ का सिद्धांत दिया गया है या कहा गया है। ठीक है दोस्त, अब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देखते हैं। देखिए, एक में स्टिमुलस रिस्पांस था, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है। इसमें रिस्पांस स्टिमुलस है, ठीक है, ये स्किनर है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इसको बारीकी से समझ लें। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या स्किनर बॉक्स प्रयोग कहेंगे। इसका पहला प्रयोग चूहे पर तथा कबूतर पर है, ठीक है। रिस्पांस का मतलब होता है अनुक्रिया और स्टिमुलस का मतलब होता है उद्दीपक क्रिया, ठीक है। सीखने के सिद्धांतों में क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या स्किनर बॉक्स का प्रतिपादन स्किनर ने किया है। इन्होंने इस सिद्धांत में बताया है कि जरूरी नहीं कि उद्दीपक का पहले होना। इस सिद्धांत में अनुक्रिया की क्रिया पहले और उद्दीपक की क्रिया बाद में होती है, इसलिए इस सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोग में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चूहों पर प्रयोग करने में इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स का निर्माण किया, जिसके बाद में नाम बदलकर स्किनर बॉक्स को जो इनके खुद के विद्यार्थी ने रखा है। निष्कर्ष क्या है, इतना कहना है कि सीखना केवल उद्दीपक को देखकर नहीं होता है, बल्कि अनुक्रिया करके भी होता है। ठीक है दोस्त, अब शिक्षण कौशलों की हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर शिक्षण कौशल से आगे बढ़ें तो इसके पहले बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि लगातार जो वीडियो मिलेंगी वो आपको मिल पाएंगी। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को देख करके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे, क्योंकि फिर यूट्यूब आपको बार बार दिखाएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर सजेस्टेड में दिखाया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या करें, प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर लें, प्लेलिस्ट को एक बार देख लें,
वहाँ पर भंडार लगा पड़ा है। ठीक है, मैंने 69,000 में प्रिपरेशन करवाई थी। पूरा जितना वीडियो आप देख लेंगे ओवरडोज हो जाएगा, 50,000 के लिए गारंटी है। शिक्षण कौशल, टीचिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। देखिए, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण कौशल दो चीज़ें हैं। देखिए, शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है उसको शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि के अंतर्गत कौशल का प्रयोग किया जाता है जो 4 भागों में है। पहला भाषा कौशल, दूसरा अध्ययन विधियाँ, तीसरा अध्यापन कौशल और चौथा पाठ योजना। भाषा कौशल में क्या है? श्रवण है, भाषण है, पठन है, लेखन है। अध्यापन कौशल में प्रस्तावना, अन्वेषण, श्यामपट्ट, प्रश्नोत्तर कौशल और प्रवाह कौशल है। अध्ययन विधियाँ में क्या है? व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण। पाठ योजना, गद्य पाठ योजना होती है, पद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, प्रश्नोत्तर कौशल, अनुवाद पाठ योजना और नाटक की योजना पाठ योजना। ठीक है। भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का कौशल सम्मिलित होता है। किसी व्यक्ति को संप्रेषण की सहायता उसके भाषीय कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। भाषा कौशल के 4 सोपान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर ले जाओ भाई यहाँ से। पहले क्या है, किसी भाषा को हमें सीखना है तो शुभोपाली इस प्रणाली का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। शुभोपाली मतलब किसी भाषा को आपको सीखना है तो पहले आप सुनेंगे, उसको श्रवण करेंगे, फिर भाषण करेंगे मतलब बोलेंगे, फिर क्या है, पढ़ेंगे, पठन करेंगे और लास्ट में लिखंत करेंगे, लिखन करेंगे, लेखन आएगा। तो श्रावण, भाषण, पठन, लेखन ये भाषाई कौशल है, 4 भागों में विभाजित है। 4 इसके क्रम पूछे जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट, एस टेट का पैटर्न क्वेश्चन है। पहले सुनना आएगा, फिर क्या आएगा, बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। ले जाओ 1 नंबर यहाँ से। ठीक है दोस्त, अब अगला चलते हैं। इन सभी सोपानों में क्रमशः साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम मनोवैज्ञानिक तरीके से कौशल के उद्देश्य तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि सर्वविदित है, कोई व्यक्ति जन्म से बहरा है तो गूंगा जरूर होगा। ठीक है। भाषा कौशल के सोपान को 2 श्रेणियों में विभक्त कर लेते हैं। पहला ग्रहण है, दूसरा अभिव्यक्ति है। देखिए, ग्रहण में अगर बात करें तो श्रावण भी है और पठन भी है। ठीक है। और अभिव्यक्ति में भाषण है और लेखन भी है। भाषण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है और लेखन क्या है? लिखित अभिव्यक्ति है। श्रवण और कौशल ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आएगा। पठन और लेखन ये लिपि विज्ञान के अंतर्गत आएगा। देखिए, श्रवण कौशल क्या है? उद्देश्य श्रवणार्थ ग्रहणम। देखिए, भाषा का ग्रहण प्रायः श्रवण के माध्यम से होता है, लेकिन केवल सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनकर वक्ता के आशय को ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल मतलब ये क्या है? लिसनिंग स्किल भी होती हैं। आप सुन रहे हैं, दाएं कान से सुने बाएं कान से उड़ाए दिए, बाएं कान से सुने दाएं कान से उड़ाए दिए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सुना उसको क्या है, उससे के आधार पर कुछ चीज़ें निकाला, वक्ता जो है उसके आशय को आपने ग्रहण कर लिया कि आखिरकार वो कहना क्या चाहता है, तो यही क्या है? लिसनिंग स्किल है। कहते हैं कि एक अच्छे वक्ता को अच्छा श्रोता भी होना पड़ता है, तो यही है लिसनिंग स्किल। ठीक है। अगला, श्रवण कौशल में आने वाली विधियां क्या हैं? देखिए, वक्ता द्वारा तीव्र, अस्पष्ट, तेज या धीमी आवाज में श्रोता का ध्यान सुनने के बजाय कहीं और होना, बहरापन या कोलाहल आदि, ये श्रवण कौशल में आने वाली बाधाएं हैं। ठीक है दोस्तों। श्रवण कौशल विकास के तत्व क्या हैं? देखिए, वक्ता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विषय रुचिकर होना चाहिए, वक्ता के जो संप्रेषण शैली है वो अच्छी होनी चाहिए, तकनीकी साधनों का प्रयोग होना चाहिए, जैसे आकाशवाणी हो गया, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है। अब भाषण कौशल क्या है? उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति है। देखिए, अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों को सुसंगठित प्रयोग किया जाना ही भाषण कौशल है। शब्दों का उच्चारण करना मात्र भाषण कौशल नहीं है कि बस अल्लाह बल्ला बोल दिए, आई ऊ, तो ये भाषण कौशल नहीं है। एक आशय को स्पष्ट करें, आप शब्दों को सुसंगठित प्रयोग करके अगर चीज़ों को आप कह रहे हैं तो वो भाषण कौशल है। पठन कौशल क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? पठित्वार्थ ग्रहणम। केवल पढ़ना मात्र पठित कौशल नहीं है कि हम अटर सटर बोलते पढ़ते चले जा रहे हैं कि हाँ हाँ पढ़ लिया हमने, इसका कोई मतलब नहीं।
ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं तो ये पठन कौशल है। ठीक है दोस्तों। छात्र पढ़कर ही अर्थ का अन्वेषण करता है। छात्र पढ़कर ही अर्थ को खोजता है। सुनने मात्र से अशुद्धियां संभव हैं, अतः उसका निवारण पढ़ने से ही होता है। श्रवण की अपेक्षा पठन को अधिक स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। पठन कौशल में ध्वनि का अधिक महत्व होता है। लेखन कौशल की बात करें तो लेखन कौशल का जो मुख्य उद्देश्य है लेखिका की अभिव्यक्ति है। अपने आशय को प्रकट करने के लिए शब्दों को संगठित प्रयोग किया जाना ही लेखन कौशल कहलाता है। इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान देना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग शुद्ध और सुसंगठित हो। अध्यापन कौशल क्या है? प्रस्तावना कौशल का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण है। देखिए, प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित किए जाने चाहिए अध्यापन कौशल में। अगर हम कोई चीज़ पढ़ाने चल रहे हैं तो बच्चों को पहले से क्या मालूम है, ऐसे चीज़ों को पूछें। देखिए, प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। ये नहीं कि अज्ञात ही आप पहले घुसेड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डेमोरलाइज हो जाएगा बच्चा। तो प्रश्न ज्ञात से अज्ञात हो, उसको कुछ नॉलेज हो, कुछ जानकारी हो, तो उस जानने से न जानने वाली चीज़ तक आप बढ़ेंगे। प्रश्न में क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से होना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर आपने पढ़ाया, फिर a+b का 5 घात पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है। a+b पढ़ाइए, फिर a+b का होल स्क्वायर, फिर a+b का होल क्यूब, a+b की पावर 4, इस तरह। प्रश्न सरल और स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है। अध्यापन कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए जो पाठ की ओर कदम बढ़ाए। प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा 5 सवाल किए जाते हैं, जिसमें 4 में क्रमबद्धता होती है, 1 सवाल समस्यात्मक होता है, सोचने पर मजबूर हो बच्चा। अन्वेषण प्रधान प्रश्न क्या है? प्रस्तावना कौशल का अंतिम समस्यात्मकता की तरफ अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह प्रश्नों से छात्रों में चिंतनशीलता बढ़ेगी, कल्पना शक्ति बनेगी और मनन शक्ति का विकास होगा। ठीक है दोस्त, डोज ज़्यादा तो नहीं हो रहा, 27 मिनट का वीडियो हो गया। हम जो है चलिए यहीं पे एंड करें क्या। श्यामपट्ट कौशल, प्रश्नोत्तर कौशल, प्रवाह कौशल, शिक्षण विधियाँ, इनको हम गद्य की विधियाँ, ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। देखिए, आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब आती जाएगी। ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि, फिर वर्तमान समाज में प्रारंभिक शिक्षा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी टर्मोलॉजी हैं। ठीक है दोस्त। अभी थोड़ा सा बोरिंग आपको लग रहा, आपको क्या है, एकदम फैक्ट चाहिए। फैक्ट के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिए, हज़ारों फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स में डिस्कस कर लूँगा, लेकिन आप लोग सीटेड फिर क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हल्की हल्की बस इसको आपको सुनना है, 1 से 2 बार सुनना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट में PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इसको बाकायदा पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।